Hello, welcome back everyone. My name is Sachin Tomar and you are watching my YouTube channel Sachin Tomar Classes. Today I am going to teach you economics chapter number 16 जो आरबीसी बोर्ड में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। मेरे इस चैनल पे मैंने 3 वीडियोस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और डाले हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उन वीडियो पे विजिट करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर है 16 नंबर चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। सो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं पहले कि इस चैप्टर में क्या है, और इस 16 नंबर चैप्टर को मैं इसी वीडियो में ही कंप्लीट करूंगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के क्या क्या टाइप हैं, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन, कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन, मेजर कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन को, रीजंस क्या है इन्फ्लेशन के, स्टेप्स क्या है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, पॉवर्टी हमारे इंडिया की सबसे बड़ा इश्यू है, प्रॉब्लम है, और इसके टाइप क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या टाइप है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसयूज जिसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल प्राइस लेवल मीन जब किसी थिंग का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल प्राइस लेवल से। जैसे मान लो किसी चीज का प्राइस है 30 रुपये, वो 50 रुपीज हो जाता है, तो उससे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो घटती है। वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी का मीन है मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मॉनेटरी यूनिट क्या होती है। मॉनेटरी यूनिट हमारे इंडियन करेंसी को कहते हैं। तो हमारी इंडियन करेंसी जो है जिससे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब किसी चीज का प्राइस मान लो कि 30 रुपए है और आप उस चीज को 2 kg खरीदना चाहते हो तो आपको 60 रुपए पे करने हैं। बट उस चीज का प्राइस है वो 60 रुपीज हो जाता है तो आप उसको 1 kg ही खरीद पाओगे। तो मीन्स आपकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स वैल्यू ऑफ करेंसी मतलब होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है ड्यू टू द इन्फ्लेशन। तो जब किसी चीज का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल प्राइस लेवल से, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन के 2 टाइप्स हैं। एक तो है हमारा डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। क्या क्या डिफरेंस है इसमें डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन में, कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन में? डिमांड रिलेटेड, डिमांड रिलेटेड क्या होता है, जब किसी चीज की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। व्हेन डिमांड increase of the product, जब किसी चीज की डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है तो उस चीज के रेट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसे हम डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन वो होता है कि जब ओवरऑल सप्लाई होती है, व्हेन द ओवरऑल सप्लाई सप्लाई डिक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज, और हाइक भी कह सकते हैं उसको। हाइक का मतलब भी प्राइस बढ़ना ही होता है। मतलब प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं या हाइक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल सप्लाई वो कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए वो क्या करना पड़ता है कि ताकि सब लोगों को वो जो अवेलेबिलिटी उसकी मिल सके, तो उस चीज़ का प्राइस है वो बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग कम क्वांटिटी जो है उसको परचेज करें। तो डिमांड रिलेटेड और कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन का मीन है कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है। इन्फ्लेशन को कैसे पता लगता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन हो रहा है? तो इसके 2 टाइप हैं, बहुत ही इजी वे है इसको चेक करने का। एक तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस
जिसके थ्रू पता लगाया जाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो कितना बड़ा है। मीन्स मान लो तो होलसेल पे जब कोई चीज़ खरीदता है तो वो जब ओवरऑल जब वो चेक करता है वैल्यू रेट, तो उसमें कितनी वो रेट बढ़ी है, मीन्स उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हुई है ज़्यादा हुई है। मीन्स अगर परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है तो मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है। और कंज्यूमर जब चीज़ को कंज्यूम करता है, मतलब उस चीज़ को वो जब बाय करता है पहले उस चीज़ को, तो उसके जो मनी है पॉकेट पे, यानी कि कितना जो बाहर लगा है, या उसको परचेजिंग पावर उसकी लो हुई है, तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये दो मेजरमेंट है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके थ्रू क्या पता लगा जाता है कि इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा रीजंस क्या है हमारे इन्फ्लेशन के। देखो इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजन है, पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है कोई कह सकते भी कि कोई पर्टिकुलर रीजन है हमारे इन्फ्लेशन का, क्योंकि बहुत सारे रीजन है इन्फ्लेशन के, एक आधा रीजन तो नहीं है। क्योंकि सबसे पहला रीजन है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कैसे रीजन है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ एक इसलिए रीजन है क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो ओवरऑल सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। ओवरऑल सप्लाई ज़्यादा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पॉपुलेशन जो है उसको कैसे सप्लाई करेंगे, तो स्टेबिलिटी लाना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बहुत बड़ा रीजन है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, मीन्स नए नए जो इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं है, नई नई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लैक है, और एग्रीकल्चर में भी अपने बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है। और एक हमारे यहाँ पे क्या है, हाई एक्सपेंडिचर है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई एक्सपेंडिचर भी सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन होता है। पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ये सारे सारे रीजन हैं जो इन्फ्लेशन होता है जिनकी वजह से। तो एक पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है, तो ओवरऑल सप्लाई है उसको इंक्रीज करना पड़ता है अगर हमें हमारे देश में इन्फ्लेशन है उसको रोकना है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है स्टेप टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो स्टेप्स हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो स्टेप्स हैं, एक तो है मॉनेटरी मेजरमेंट, सेकेंड नंबर है हमारा फिस्कल मेजरमेंट। तो मॉनेटरी मेजरमेंट और फिस्कल मेजरमेंट के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती रहती है। जैसे कि 5 ईयर प्लान है, उसके थ्रू भी यानी कि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ट्राई जो है वो किए जाते हैं। तो मॉनेटरी मेजरमेंट क्या होता है, सबसे पहले मॉनेटरी मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। जो हमारे जो सेंट्रल बैंक है tries to control expenditure जो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, टैक्स से जो उनको रिड्यूस करने का ट्राई करता है, तो वो मॉनेटरी मेजरमेंट के थ्रू आता है। जो फिस्कल मेजरमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो फिस्कल मेजरमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज ओवरऑल सप्लाई। इसमें ओवरऑल सप्लाई को इंक्रीज करने का ट्राई करती है, जिससे क्या लोगों के पास में हर चीज़ अवेलेबल हो सके, जितना भी यानी कि जो डिमांड है उससे ज़्यादा जो सप्लाई है वो हो सके, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो ना हो। तो ये दो मेजरमेंट है जिससे स्टेप्स हैं कंट्रोल करने के, जिससे इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कंट्रोल है वो किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी के साथ ही जो जुड़ा हुआ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉवर्टी
होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो पॉवर्टी हो जाती है, क्योंकि वो बंदा कोई जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो पॉवर्टी होती क्या है, सबसे पहले तो पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। तो पॉवर्टी व्हेन ए पर्सन कांट fulfill his basic requirement मीन्स जब कोई पर्सन है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट ही नहीं कर पाता है तो उसे पॉवर्टी कहते हैं। तो पॉवर्टी मीन्स कोई भी पर्सन है जो अपनी नॉर्मल बेसिक नीड्स है जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो उनको भी अगर बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट ना कर पाए तो वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है। तो पॉवर्टी के दो टाइप, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक हमारा है रिलेटिव पॉवर्टी। तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करूं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी सेम ही है कि व्हेन ए पर्सन कांट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये इसकी सेम डेफिनेशन है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के में ही आता है जब कोई अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट ना कर पाए। तो सेकंड नंबर हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी व्हेन देयर हैव डिसिमिलैरिटी, when there have dissimilarity in salary in two groups या two sections। मीन्स ऐसे दो सोसाइटी के अंदर दो सेक्शन होते हैं जिनकी सैलरी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है, मतलब कि कोई मिडिल क्लास मैन है, तो उनके अंदर जो डिफरेंस होता है तो उसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर मिडिल क्लास कैटेगरी है वो इंक्लूड होती है, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी होती है मीन्स उसमें उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो उसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो ये डिफरेंस है तो हमारा रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो नेक्स्ट है हमारा रीजंस क्या है पॉवर्टी की, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या रीजंस है पॉवर्टी की, कि किस तरह से जो पॉवर्टी है वो होती है। देखो सबसे पहले तो रीजंस है पॉवर्टी की, तो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा रीजन है कि जब किसी को रोजगार नहीं मिलता तो पर्सन क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। सेकंड नंबर पे जैसे इन्फ्लेशन था तो पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो इतनी ज़्यादा जॉब है नहीं, तो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे पर्सन हैं वो भी एबल नहीं होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो उससे क्या है, गरीबी होती है, तो यानी कि वो प्राप्ति नहीं कर पाता है रोजगार। थर्ड नंबर इलिटरेसी भी सबसे बड़ा रीजन है, अनपढ़ता भी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग गरीब हैं। फोर्थ नंबर पे लैक ऑफ एग्रीकल्चर अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस नहीं है, इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से में यानी कि एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा बेनिफिट हमारे को इंडिया में नहीं है, तो इस वजह से भी पॉवर्टी होती है। और ये सारे रीजन है पॉवर्टी के, तो जो पर्सन हैं वो यानी कि गरीब ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉवर्टी के कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि सबसे पहले 1868 के अंदर दादाभाई नौरोजी थे, दादाभाई जो नौरोजी थे, दादाभाई नौरोजी, उन्होंने जो पॉवर्टी है उसको सबसे पहले एस्टिमेट किया था। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का जो श्रेय है वो दादाभाई नौरोजी को ही जाता है। और इसके अंदर जो हमारा पॉवर्टी इंडेक्स है, जो यानी कि पॉवर्टी को पता लगाने के लिए दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में इसके बारे में बताया था। उसके बाद में जो वाई की अलग कमेटी बनी थी, वाई के अलग कमेटी, एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि किस तरह से किस पर्सन को पॉवर्टी की कैटेगरी में रखना है। तो इसमें जो 2400 कैलोरीज जो सिटी में कंज्यूम करता है और 2100 कैलोरीज जो विलेज में कंज्यूम करता है या उससे कम कंज्यूम करता है,
तो वो पुअर की कैटेगरी में आता है, उसको पुअर कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। तो ये YKL कमेटी ने ये बनाया था। 2400 कैलोरी तो सिटी में और 2100 कैलोरी जो विलेज में कंज्यूम करता है उससे बिलो कंज्यूम करता है, तो उसे पॉवर्टी की कैटेगरी में माना जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा एक सी रंगराजन और सुरेश तेंदुलकर ने भी एक अपने आंकड़े दिए थे जो सैलरी से रिलेटेड थे। उन्होंने कहा था कि जो 1000 रुपीज जो सिटी में और 816 रुपीज विलेज में मंथली इनसे कम कमाता है तो उसको भी पॉवर्टी की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। सी रंगराजन सुरेश तेंदुलकर ने कहा था कि 1000 रुपीज जो सिटी में और 860 रुपीज जो है वो विलेज के अंदर अगर उससे कम कमा रहा है तो वो क्या है, पॉवर्टी बिलो यानी कि पॉवर्टी लाइन में आएगा। तो पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए या पॉवर्टी को कम करने के लिए या उसका जो बेनिफिट है वो देने के लिए एक BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन एक कार्ड है वो बनाया जाता है, जिसके थ्रू क्या है जो गरीब परिवार है जिसकी फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन BPL की, जो यानी कि परिवार हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनको क्या है कि राशन पानी है वो सस्ता मिलता है, जिसके थ्रू क्या है उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो ये BPL यानी कि ये जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके थ्रू पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि when an individual means a particular person has the skills but do not able to get a job। मीन्स एक इंडिविजुअल है उसके पास में स्किल्स है, मीन्स वो पढ़ा लिखा है बट फिर भी उसको जॉब है वो नहीं मिल पाती है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या अनएम्प्लॉय कहते हैं। मीन्स वो उस जॉब को प्राप्त नहीं कर पा रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसका बड़ा रीजन है और बहुत सारे कंपटीशन है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक इंडिविजुअल जब उसके पास स्किल भी हो बट फिर भी वो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है तो उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉय। और ये जो NSSO है यहाँ पे मैंने लिखा है जिसको इसका फुल फॉर्म है NSSO का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टिमेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को कि कितने लोग अनएम्प्लॉय हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो ये जो NSSO है NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टिमेट करता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कितने हैं लोग यानी कि जो है अनएम्प्लॉय है। तो अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स की कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक एक करके हम बात करते हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसके यानी कि क्या क्या टाइप होते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो यही है कि कोई अपने स्किल के थ्रू यानी कि जॉब है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा, लेकिन और भी टाइप होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सबसे पहले हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ज्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो आते हैं, फार्मर्स भी बोलते हैं इनको, और सीजनल एम्प्लॉयमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सीजन अकॉर्डिंग टू सीजन क्या है, एक पर्सन को क्या है बेनिफिट मिलता है। लाइक दैट अगर उस सीजन में यानी कि बरसात नहीं होती है तो वो लैक ऑफ सीजन चला जाता है, लैक ऑफ सीजन चला जाता है तो उस बंदे को क्या है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लैक ऑफ सीजन चला गया। तो इस वजह से वो क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मीन्स जो किसान होते हैं वो ऑलवेज रेन पे डिपेंड करते हैं, पर अगर वो रेन नहीं होती है तो वो क्या है सीजनल अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, उनके पास में पैसे की कमी हो जाती है, तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट देखो
वैसे देख कहते हैं अपने की जो मॉडर्न टेक्निक होती हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्या है लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चेंज हो जाते हैं, बट इसका एक क्या है साइड इफेक्ट भी है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि लेबर पर्सन becomes unemployed due to modern techniques। क्या होता है कि जब मॉडर्न टेक्निक्स है हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो लेबर क्लास होती है वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, बिकॉज देयर हैव नो स्किल टू यूज द मशीन्स। सो दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं जो लेबर पर्सन होते हैं ये अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, तो उसको हम टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो इनकंसिस्टेंसी होती है, इनकंसिस्टेंट मतलब इसमें इनकंसिस्टेंट होता है कि कोई पर्सन है वो कि एक जॉब है उसमें अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो अनदर जॉब में ट्राई करता है, तो उससे क्या होता है वो अनएम्प्लॉय हो जाता है और उसको बाद में उसका बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है, तो मतलब वो चेंज होता रहता है, इसमें इनकंसिस्टेंसी होती है। कोई भी यानी कि प्रकार जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब व्हेन द ओवरऑल डिमांड गो डिक्रीज, जब किसी चीज की ओवरऑल डिमांड डिक्रीज होती है, मान लो आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है और उसकी ओवरऑल डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो क्या होगा आपका बिजनेस है वो खराब हो जाएगा। मतलब आपने कोई भी किया हुआ है तो वे प्रकार से साइक्लिकल होता है बिजनेस, तो वो डिपेंड करता है हमारे जो ट्रेड साइकिल पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ट्रेड साइकिल। तो हमारा जो ट्रेड साइकिल है वो किस प्रकार का है, मतलब व्यापार में चेंज होते रहते हैं, तो उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट है डिसयूज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, डिसयूज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। देखो इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इसका मीन क्या होता है? इसका मीन है कि जब कोई पर्सन है वो किसी काम में इंगेज तो होता है, बट उसको जो सैलरी होती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं मिल पाती है जो हमारी बिलो सैलरी है। जैसे मान लो हमारी एवरेज जो सैलरी है वो 1590 यूएस डॉलर है, मीन्स 1,11,000 रुपीज है। इसका मतलब है कि 9,000 पर मंथ बनते हैं। उससे भी अगर कोई सैलरी कम कमाता है तो वो एक प्रकार से हिडन एम्प्लॉई है, मीन्स उसने वो किसी काम में एंगेज तो है बट वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, हमारा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, तो उसे हम डिस्प्यूज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जैसे कि व्हेन ए पर्सन engage in a particular job but don't able to contribute in national income। मीन्स कोई पर्सन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी काम में इंगेज है बट वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है नेशनल इनकम में, मतलब वो लाइकली टू बी ए अनएम्प्लॉय पर्सन होता है। सो
दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, जल्दी से जाके इसको शेयर भी करें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, सो प्लीज डू सब्सक्राइब and also press the bell icon if you want to get the notification in future of my new videos. Thank you.